ओके, हेलो पीपल। तो चलिए आज फिर से हम आ गए आपके सामने और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो बात करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। अब आप सोचेंगे ये वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये जो वीडियो अपलोड हुआ था इसमें आपने थ्योरी पढ़ ली, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है क्या, उसका टेस्ट क्या है, लिमिटेशंस क्या है, लेकिन एक पार्ट इसका क्रिटिसिज्म रह गया था। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो जो क्रिटिसिज्म हम डिस्कस करेंगे वो है नॉन मेजरेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी टू बोरोइंग, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, रोल एज फंक्शनल फाइनेंस और स्टैटिक कंडीशन। तो चलिए एक एक करके टेकअप करते हैं ये जो क्रिटिसिज्म है ये कहता क्या है। सबसे पहले अगर क्रिटिसिज्म की बात की जाए तो वो है नॉन मेजरेबिलिटी ऑफ सोशल सेक्रीफाइस एंड सोशल बेनिफिट। इसमें यह बताया गया है कि हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना फायदा मिला है, यानी कितना बेनिफिट मिला है और कितना लॉस हुआ है, वो मेजर करना नामुमकिन है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक टैक्स पेयर है, वो टैक्स पे कर रहा है और टैक्स पे करने के बाद उसकी परचेजिंग पावर में कमी आ रही है, उसकी परचेजिंग पावर में कमी आ रही है, लेकिन वो ये मेजर नहीं कर सकता कि कितनी परचेजिंग पावर में कमी आई है। अमाउंट ऑफ टैक्स विजिबल है, लेकिन कितनी परचेजिंग पावर में कमी आई वो ये नहीं बता सकता है। साथ ही साथ उसको जो सोशल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर जो उसने टैक्स दिया है उससे जो फायदा हो रहा है कि रोड्स बन गए या जो भी फैसिलिटीज मिल रही हैं कंज्यूमर को वो एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसमें भी ये नहीं बता सकता कि कितना एग्जैक्ट, वो मेजर नहीं हो सकता है। तो एक्चुअली इसमें यही बताया गया है, the maximum social sacrifice and maximum social benefit cannot be measured. For example, जो अभी हम बता रहे थे, when a tax is levied on a citizen, he suffers a hardship on account of loss of purchasing power and likewise he enjoys benefit of social expenditure. यानी ना उसको loss measure कर पाएगा, ना ही वो ये बता सकता है कि उसको कितना social benefit हुआ है। तो ये है पहला क्रिटिसिज्म। दूसरे क्रिटिसिज्म की बात होती है नॉन एप्लीकेबिलिटी टू बोरोइंग। इसमें ये बताया गया कि ये प्रिंसिपल बोरोइंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बात है ये हो रही है सोशल बेनिफिट और सोशल लॉस की। अगर यहाँ पे लोन लिया जा रहा है तो इसमें लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रीपे किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ। तो जब लॉस हो ही नहीं रहा तो यहाँ पे सोशल सैक्रिफाइस और बेनिफिट दोनों का ही होना जरूरी है। तो इसलिए कहा गया है लोन्स रेज्ड फ्रॉम द पब्लिक इन्वॉल्व नो सैक्रिफाइस। क्यों? As the loans are to be repaid with interest after a specified period, so this principle does not apply to such social expenditure which are financed through public debts. यानी यहाँ पे लोन लिया गया लेकिन it is going to be repaid with an interest. तो this is the next criticism. Okay. Now comes non-applicability of law of equi-marginal utility to public expenditure. इसका मतलब है कि ये जो लॉ है सोशल बेनिफिट और सोशल सैक्रिफाइस, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट एंड सोशल सैक्रिफाइस, ये यहाँ अप्लाई नहीं करता है। यानी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का जो प्रिंसिपल है अप्लाई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल, इक्वी मार्जिनल जो होता है इसको सिर्फ एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के लिए और पब्लिक इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर पे लागू होता है, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर पे नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम लॉस की बात ही नहीं करते। इक्वी मार्जिनल में हम देखते हैं लास्ट रुपी स्पेंड हो जाए और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए, तो लॉस की कहीं बात ही नहीं हो रही, सैक्रिफाइस की बात ही नहीं है, तो ये अप्लाई नहीं करता है। दिस सेज द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल only to individual expenditure and not to public expenditure. Okay, now coming to the next, role as functional finance. फंक्शनल फाइनेंस में क्या होता है कि जहां पर ये माना जाता है कि जो टैक्स है, टैक्स द पर्पस ऑफ टैक्सेशन इज टू कंट्रोल द स्पेंडिंग ऑफ द कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर पैसा खर्च कर रहा है उसको रोकने के लिए सिर्फ हमें टैक्स लेने की जरूरत है। तो ये चीज थोड़ी सी वैलिड नहीं मानी जाती है, क्योंकि टैक्स का ये पर्पस नहीं होता है। टैक्स का ये पर्पस होता है कि हम जो जमा कर रहे हैं टैक्स उससे सोशल अपलिफ्टमेंट हो, सोशल वेलफेयर हो। लेकिन फंक्शनल फाइनेंस क्या कहता है कि उस स्पेंडिंग को, कंज्यूमर स्पेंडिंग को रोकने के लिए टैक्सेशन लिया जाता है और फिर ये एज ए इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट काम करता है, क्योंकि भाई इकोनॉमी में जब पैसा रोक लिया, स्पेंडिंग रोक ली गई, तो अब गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा है, इसलिए इसको एज अ क्रिटिसिज्म बताया जाता है। द रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस हैज ग्रेटली एक्सपांडेड in recent years. The concept of functional finance has more emerged. It is now
used as an instrument of economic stabilization. Economic stabilization का मतलब है कि वो जो पैसा फिर हमने बताया था कि consumer spending को रोकना है, that would be utilized in attaining full employment, in controlling the level of inflation. लेकिन वो सब बात सही है, लेकिन जो पर्पस बताया गया है कि टैक्स का क्या पर्पस है कि सिर्फ स्पेंडिंग को रोकना, दैट कांट बी जस्टिफाइड. अब लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट. लास्ट कहा गया है assumes static condition. Static conditions दो तरह की conditions होती है, स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है. स्टैटिक conditions वो होती हैं जो कह सकते हो स्थिर रहती हैं, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, that remains the same all throughout, whereas dynamic conditions are those which keeps on changing. तो इस थ्योरी में कहा गया है the theory assumes a static condition but real world conditions are not static. They are dynamic and ever changing. The circumstances also vary from time to time. It just simply means कि जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की, उसमें कंडीशंस को स्टैटिक माना गया है. स्टैटिक इन द सेंस दे बिलीव के देयर हैज नॉट बीन कंटिन्यूअस चेंजेस, मतलब चेंज नहीं हो रहा है. व्हाट यू आर पेइंग, आपको ने अभी दिया है यानी आपको बेनिफिट मिला है, आपको उसके बदले सैक्रिफाइस भी आप बेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक कंडीशंस मानी गई हैं. वेयर एज अगर रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो कंडीशंस आर डायनामिक, दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग. तो दीज आर सम ऑफ द अजम्पशंस जो इस थ्योरी में यही पार्ट रह गया था. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग आई हैव कवर्ड, लेकिन ये चीज मिसिंग थी तो हमने सोचा कि ये वीडियो में आपको बता दिया जाए. तो आई गेस कि ये जो आपने आज ही पढ़ा है, जो समझा है, ये क्लियर हो गया होगा. इन केस ये मिस आउट हो गया था तो ये वीडियो में हमसे कहा गया कि ये टॉपिक मिस हो गया है, आप इस पे वीडियो बनाइए, तो ये इसीलिए बनाया गया. इसी तरह आप और भी कुछ देखिए, अगर आपको लगता है कि वीडियो में और भी कुछ इनकॉर्पोरेट हो सकता है या ऐड कर सकते हैं तो डू लेट मी नो. आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट. हमेशा यही कहते हैं कि आप हमें बताइए. पर्पस यही है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आए और आप उसका फायदा उठा सकें. तो आई होप कि आज जो आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा. इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी डाउट, डू लेट मी नो. That's all for today. Keep studying, keep smiling, and stay happy.